शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुराना सा कस्बा था जहां नई बनी कॉलोनी और पुराने मोहल्ले के बीच आज भी ऐसे घर दिखाई दे जाते थे जिनके आंगन में परिवार की कई पीढ़ियों की यादें बसी होती थी। उसी कस्बे की एक शांत गली में 2 मंजिल का एक साधारण सा मकान था जिसकी दीवारों पर सफेदी कई साल पहले हुई थी और बरामदे में लगी लोहे की रेलिंग पर जगह जगह जंग के निशान दिखाई देते थे। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के लिए वह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं था। उस घर के हर कमरे में किसी न किसी रिश्ते की कहानी छिपी थी। सामने छोटा सा आंगन था जिसमें एक नीम का पेड़ गर्मियों में इतनी घनी छाया करता था कि दोपहर के समय भी वहां चारपाई डालकर कोई आराम से बैठ सकता था। उसी घर में कभी राम प्रसाद अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चे, बड़े बेटे राघव तथा छोटी बेटी मीरा के साथ रहा करते थे। राम प्रसाद की आमदनी बहुत बड़ी नहीं थी। वह कस्बे की अनजान मंडी में एक आढ़ती के यहाँ हिसाब किताब का काम करता था और महीने के अंत में जितना पैसा घर लाता उसमें किराया, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, दवाइयाँ और बाकी जरूरतें किसी तरह पूरी होती थी। कमला घर संभालती थी और सिलाई करके थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कर लेती थी। दोनों पति पत्नी ने अपनी जिंदगी में कभी बड़ी इच्छाएं नहीं पाल रखी थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। मीरा बचपन से ही अपने भाई राघव के बहुत करीब थी। दोनों के बीच उम्र का अंतर करीब 4 साल था, लेकिन अगर घर में कोई बात छिपा कर करनी होती तो दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते। कभी मीरा स्कूल से लौटते समय अपनी पसंद की इमली खरीद लाती और आधी खुद खाती, आधी राघव के लिए बचा कर रखती। कभी राघव अपनी जेब में मिले 5-10 रुपए में से उसके लिए रंगीन रिबन खरीद लाता। बचपन में उनके पास बहुत कुछ नहीं था लेकिन एक दूसरे के लिए समय था। रक्षाबंधन उनके घर का सबसे खास त्योहार हुआ करता था। कमला सुबह सुबह चावल और रोली से पूजा की थाली सजाती। मीरा अपनी छोटी सी राखियों की डिब्बी लेकर बैठती और राघव जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कहता कि इस बार वो राखी नहीं बंधवाएगा क्योंकि पिछली बार बहन ने राखी के साथ बहुत महंगी मिठाई की मांग कर दी थी। मीरा नाराज होने का नाटक करती और फिर दोनों हंस पड़ते। राम प्रसाद पास बैठकर बच्चों को देखते रहते और कमला से कहते कि भगवान करे इन दोनों का प्यार जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी बचपन में दिखाई देती है। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों के बीच कई बार इंसान अपने सबसे करीब रिश्तों को भी अलग नज़र से देखने लगता है। राघव ने पढ़ाई पूरी करने के बाद कस्बे में ही एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। शुरुआती वेतन कम था लेकिन उसे भरोसा था कि अनुभव बढ़ने के साथ उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। मीरा ने स्नातक पढ़ाई की और फिर उसकी शादी पास के शहर में रहने वाले विकास से कर दी गई। विकास एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था लेकिन शादी के समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही आर्थिक स्थिति दोनों परिवार के बीच दूरी का कारण बन जाएगी। मीरा की शादी की शुरुआती 2 साल ठीक ठाक गुजरे। वह कभी कभार मायके आती, माँ के साथ रसोई में बैठती, पिता की दवाई देखती और भाई के लिए उसकी पसंद की नमकीन लेकर आती। राघव भी जब मौका मिलता बहन के ससुराल जाते समय उसके बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले जाता। मीरा को अपने भाई पर भरोसा था। उसे लगता था कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, राघव उसके साथ खड़ा रहेगा। यह भरोसा उसे किसी कागज पर लिखी हुई गारंटी से नहीं मिला था। वह भरोसा उन छोटे छोटे वर्षों से बना था जिनमें भाई ने उसके स्कूल का बैग उठाया था, उसके लिए डॉक्टर के पास दौड़ा था और पिता की डांट से बचाने के लिए कई बार खुद डांट खाई थी। फिर एक साल ऐसा आया जिसने उस परिवार की पूरी व्यवस्था बदल दी। राम प्रसाद की नौकरी चली गई। उम्र बढ़ चुकी थी और नई नौकरी मिलना आसान नहीं था। कुछ महीनों तक उन्होंने जमा पूंजी से घर चलाया। फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने नियमित दवा और आराम की सलाह दी। कमला ने सिलाई का काम बढ़ा दिया। राघव अपनी नौकरी के साथ घर का खर्च संभालने लगा। उस समय मीरा ने भी अपनी तरफ से जितना संभव था मदद की। वह अपने घर से कभी 5,000 कभी 2,000 रुपए भेज देती। रकम बढ़ी नहीं थी लेकिन कमला हर बार बेटी से कहती कि अपने
घर की जरूरतें पहले देख, हमारे लिए चिंता मत कर। राघव भी बहन से पैसे लेने से झिझकता था। वह कहता कि तू बस माँ से बात कर लिया कर, पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान राघव की शादी नेहा से हुई। नेहा पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में पली बढ़ी थी। शादी के समय उसे राघव के परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा था, लेकिन उसे यह उम्मीद थी कि पति की नौकरी कुछ सालों में अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में नेहा और मीरा के संबंध भी सामान्य थे। मीरा भाभी के लिए कपड़े चुनती, त्योहार पर मिठाई लेकर आती और नेहा भी उसे बहन की तरह सम्मान देती। मगर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। राम प्रसाद की दवाइयां, कमला का इलाज, बिजली पानी के खर्च और राघव की अपने नई गृहस्थी, इन सब ने उसके वेतन को पहले से ज्यादा छोटा बना दिया था। राघव ने कई बार मीरा से कहा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, लेकिन मीरा अपनी परेशानी बताने से बचती रही। उसके पति विकास की नौकरी स्थिर नहीं थी। कभी दुकान चलती तो महीने की आमदनी ठीक हो जाती, कभी बिक्री कम होने पर मालिक वेतन काट देता। उनके 2 बच्चे थे और किराए के घर का खर्च अलग था। मीरा ने कई बार अपने घर में आर्थिक तंगी महसूस की, मगर उसे यह डर रहता था कि अगर वह मायके में अपनी परेशानी बताएगी तो माँ बाप और भाई परेशान होंगे। रक्षाबंधन से लगभग 3 महीना पहले राम प्रसाद की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। रात में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और राघव उन्हें अस्पताल लेकर गया। कई घंटों की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि कुछ गंभीर समस्या है और आगे इलाज में खर्च आएगा। राघव अस्पताल की फीस, दवाइयां और घर के बाकी खर्च का हिसाब मन ही मन जोड़ता रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नेहा भी परेशान थी। अगले दिन जब मीरा अस्पताल पहुंची तो उसने भाई के चेहरे पर वह थकान देखी जिसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने राघव से पूछा कि कितना खर्च आएगा। राघव ने बात टाल दी। मीरा ने दोबारा पूछा तो उसे सिर्फ इतना कहा, अभी कुछ तय नहीं है। मीरा ने उसी शाम विकास से बात की। विकास ने कहा उनके पास बहुत ज्यादा बचत नहीं है, लेकिन जितना संभव होगा वह मदद करेगा। मीरा ने अपनी छोटी सी बचत निकाली और कुछ रकम भाई को देने की कोशिश की। राघव ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मीरा तू अपने घर की जिम्मेदारी देख, पापा मेरे हैं, मैं संभाल लूंगा। मीरा ने कहा कि पापा सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, मेरे भी हैं। मगर राघव ने पैसे वापस कर दिए। कुछ ही दिनों बाद अस्पताल के खर्च के कारण राघव को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी। मीरा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि भाई ने उसे कभी अपनी परेशानी नहीं बताई। उसे लगा कि शायद वह भाई के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितना वह समझती थी। लेकिन यह भावना उस समय केवल क्षणिक थी। उसे विश्वास था कि रक्षाबंधन पर वह भाई के घर जाएगी, राखी बांधेगी और दोनों फिर पहले की तरह बैठकर बातें करेंगे। रक्षाबंधन से करीब 10 दिन पहले मीरा ने बाजार जाकर एक राखी खरीदी। उसने बहुत महंगी राखी नहीं ली, साधारण सी राखी ली जिसके बीच में लाल धागे से छोटा सा शुभ चिन्ह बना था। दुकान पर कई महंगी राखियां रखी थी, लेकिन मीरा की नज़र उसी साधारण राखी पर टिक गई। उसे बचपन की वह राखी याद आ गई जिसे उसने पहली बार अपने भाई की कलाई पर बांधा था। उसने राखी के साथ थोड़ी सी मिठाई भी खरीदी और घर लौटते समय मन में तय किया कि इस बार वह राघव से कुछ नहीं मांगेगी, बस भाई के साथ थोड़ी देर बैठकर पुराने दिनों की बातें करेगी। उधर राघव के घर में माहौल अलग था। अस्पताल का खर्च अभी पूरा नहीं हुआ था। ऊपर से नेहा को अपने मायके जाना था। राघव की तनख्वाह आने में अभी 4 दिन बाकी थे और घर के खर्च का हिसाब बिगड़ चुका था। नेहा कई दिनों से कह रही थी कि उसे अपने मायके में खाली जाना अच्छा नहीं लगेगा। राघव ने उसे समझाया कि इस बार स्थिति थोड़ी खराब है। नेहा चुप हो गई, मगर उसके मन में चिंता बनी रही। रक्षाबंधन की सुबह मीरा जल्दी उठ गई। उसने बच्चों को तैयार किया, पति के लिए नाश्ता बनाया और अपनी साड़ी निकाल कर रखी। उसके पास नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पिछले साल की हल्की गुलाबी साड़ी निकाल ली। उसे इस्त्री करते हुए अचानक बचपन की याद आई। उसने सोचा कि जब वह छोटी थी तब माँ उसके लिए राखी के दिन नई फ्रॉक सिलती थी। वह मुस्कुराई और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें नम हो गई। माँ अब भी थी, लेकिन पिता की बीमारी ने घर की खुशियां बदल दी थी। मीरा ने विकास से कहा कि वह उसे भाई के घर छोड़ दे। विकास ने हामी भर दी।
बच्चे भी मामा के घर जाने को लेकर उत्साहित थे। मीरा ने मिठाई का डिब्बा और राखी का छोटा सा पैकेट अपने बैग में रखा। घर से निकलते समय उसने अपनी सास से आशीर्वाद लिया। सास ने कहा, जाकर भाई की कलाई पर राखी बांधना और उसे कहना कि चाहे जितनी परेशानी हो, बहन का रिश्ता मत भूलना। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे क्या पता था कि उसी दिन उसके जीवन का सबसे कठिन रक्षाबंधन उसका इंतजार कर रहा था। जब विकास की बाइक राघव के घर वाली गली में पहुंची तो मीरा ने दूर से ही देखा कि घर के बाहर कोई मेहमान नहीं था। रक्षाबंधन के दिन आमतौर पर उनके घर में चहल पहल रहती थी, मगर उस दिन दरवाजा बंद था। मीरा ने सोचा कि शायद सब लोग अंदर पूजा कर रहे होंगे। उसने बच्चों को उतारा और बैग हाथ में लेकर दरवाजे तक पहुंची। उसने घंटी बजाई। कुछ क्षण बाद दरवाजा नेहा ने खोला। नेहा के चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जिसकी मीरा को उम्मीद थी। मीरा ने सहजता से कहा, भाभी, राखी की शुभकामनाएं। नेहा ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, आओ। मीरा बच्चों के साथ अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा। कमला भी वहीं बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा बुझा हुआ था। राम प्रसाद अपने कमरे में आराम कर रहे थे। राघव दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा ने पूछा, भैया कहाँ हैं? कमला ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मीरा को अजीब लगा। उसने फिर पूछा, माँ क्या हुआ? तभी कमरे के अंदर से राघव बाहर आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे, चेहरे पर तनाव था। मीरा ने भाई को देखते ही मुस्कुराकर राखी का पैकेट आगे कर दिया और बोली, भैया पहले राखी बंधवा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। राघव कुछ क्षण तक उसकी ओर देखता रहा। फिर उसने वह बात कही जिसकी मीरा ने सपने में भी कम कल्पना नहीं की थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, इस बार राखी मत बांध। मीरा को लगा जैसे उसने ठीक से सुना ही नहीं। उसने हंसकर पूछा, क्या? राघव ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। मैंने कहा, इस बार राखी मत बांध। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। मीरा के हाथ में पकड़ा राखी का पैकेट वहीं रह गया। उसके बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कमला की आंखों से आंसू निकलने लगे। नेहा चुपचाप खड़ी थी। मीरा ने भाई की ओर देखा और पूछा, धीमी आवाज में पूछा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या राघव? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने फिर पूछा, भैया, मैंने ऐसा क्या किया? राघव ने कागज मेज पर रखे और कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते मीरा, कभी कभी जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ती हैं। मीरा के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई थी। लेकिन मैं तो कुछ मांगने नहीं आई, राघव ने कहा। मुझे पता है। फिर राघव चुप रहा। कमला ने बेटों को रोकते हुए कहा, राघव, अपनी बहन से इस तरह मत बात कर। राघव ने माँ की ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा दर्द था जिसे वह खुद भी शब्द नहीं दे पा रहा था। मीरा ने राखी का पैकेट धीरे से वापस अपने बैग में रख लिया। उसने कहा, ठीक है भैया, अगर आज राखी नहीं बंधवानी तो मत बंधवाओ, लेकिन मुझे एक बात जरूर बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे अपने भाई को मेरी राखी से भी परेशानी होने लगी? राघव ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और तभी उसने वह सच बताना शुरू किया। उसकी वजह से आने वाले दिनों में उस परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली थी। राघव की बात सुनकर मीरा कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसके हाथ में रखा मिठाई का डब्बा धीरे धीरे नीचे झुक गया और उसकी उंगलियां उस छोटे से राखी के पैकेट को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी जैसे वह उसे छोड़ देगी तो उसके साथ उसके बचपन की आखिरी उम्मीद भी जमीन पर गिर जाएगी। कमरे में उसकी माँ कमला की सिसकियां सुनाई दे रही थी और नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। मीरा ने भाई के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे उसमें गुस्सा कम और किसी गहरे दबाव की थकान ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन उस समय उसके भीतर चोट इतनी ताजा थी कि वह भाई की परेशानी समझने की स्थिति में नहीं थी। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, भैया,
साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई बाहर की इंसान नहीं। राघव ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए अपने माथे पर हाथ रखा और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, तूने कोई गलती नहीं की मीरा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर की हालत ऐसी हो गई है कि मैं हर तरफ से दब गया हूँ। पापा का इलाज चल रहा है, माँ की दवाइयाँ हैं, घर का खर्च है। मेरी नौकरी में पिछले 2 महीने से ओवरटाइम का पैसा नहीं मिला और ऊपर से बैंक की किस्तें अलग हैं। किसी से शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं किसी और की जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं हूँ। मीरा ने तुरंत कहा, मैंने कब कहा कि मेरी जिम्मेदारी उठाओ? मैं तो सिर्फ राखी बांधने आई हूँ। राघव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आवाज थोड़ी कठोर थी। उसने कहा, बात सिर्फ राखी की नहीं है। मीरा का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, तो किस बात की है? राघव कुछ बोलता उससे पहले नेहा ने धीरे से कहा, मीरा, पिछले महीने तुमने भैया से पैसे मांगे थे। मीरा ने हैरानी से नेहा की तरफ देखा और बोली, मैंने तो सिर्फ पापा के इलाज के लिए मदद की बात की थी और भैया ने खुद मना कर दिया था। नेहा ने कहा, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। राघव ने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी बाइक बेचने का फैसला किया था। मीरा ने तुरंत भाई की तरफ देखा। राघव ने कुछ नहीं कहा। मीरा की आंखों में एक अलग तरह का दर्द उतर आया। उसे पहली बार समझ आया कि शायद कुछ ऐसी बात उसके सामने नहीं आई थी जिसके कारण घर में उसके आने को भी अब खर्च और जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा था। उसने पूछा, भैया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ? राघव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। वह चुप्पी मीरा के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। कमला यह सब सुन रही थी और उनके चेहरे पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बेटे से कहा, राघव, तो अपनी बहन को गलत समझ रहा है। मीरा ने कभी तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब पापा अस्पताल में थे तो वह अपने घर से पैसे लेकर आई थी। तूने ही पैसे वापस कर दिए थे। राघव ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, मुझे पता है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते थक गया हूँ। मेरी अपनी गृहस्थी है, नेहा की भी जरूरतें हैं, बच्चों की तरह मीरा की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं कब तक सबको संभालता रहूं? मीरा ने उसकी बात पूरी होने दी। उसने कोई बहस नहीं की। उसने बस पूछा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? राघव के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं था। सच यह था कि पिछले कुछ महीनों में उसने मीरा से दूरी इसलिए नहीं बनाई थी कि उसने उसे अपनी बहन से नफरत हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह अपनी आर्थिक परेशानी किसी के सामने स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी चुप्पी ने गलतफहमियों को इतना बढ़ा दिया कि अब दोनों भाई बहन एक दूसरे की नीयत समझने के बजाय अपनी अपनी चोट को देख रहे थे। मीरा ने धीरे से अपना बैग खोला और राखी का पैकेट निकालकर मेज पर रख दिया। उसने कहा, भैया, मैं तुम्हारे घर पैसे लेने नहीं आई थी। मैं तो हर साल की तरह राखी लेकर आई थी। तुमने आज मेरी राखी ठुकराई है, यह बात मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में परेशानी होती है तो मैं आज के बाद बिना बुलाए इस घर में कदम नहीं रखूंगी। कमला ने तुरंत बेटी का हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत बोल बेटी। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने माँ से कहा, माँ, मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन रिश्ता एक तरफ से नहीं बचता। तभी राघव ने कहा, मैंने रिश्ता तोड़ने को नहीं कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं बचता भैया। आज तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने के लिए मैं सुबह से तैयार होकर आई थी। रास्ते भर सोच रही थी कि तुम मुझे देखकर खुश होगे और यहाँ आकर तुमने कहा कि राखी मत बांध। तुमने मुझे सिर्फ राखी बांधने से नहीं रोका, तुमने मुझे यह महसूस करा दिया कि अब मैं तुम्हारे जीवन में वह बहन नहीं रही जिसके आने का इंतजार हुआ करता था। राघव की आंखें भर आई, मगर वह फिर भी अपनी जगह से नहीं उठा। शायद उसके भीतर भी कोई लड़ाई चल रही थी। नेहा ने पहली बार मीरा की तरफ सीधे देखा। उसके चेहरे पर भी कठोरता नहीं थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। कुछ देर बाद मीरा ने बच्चों को बुलाया और कहा कि चलो घर चलते हैं। बच्चे हैरान थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे मामा के घर मिठाई खाएंगे और खेलेंगे। छोटे बेटे ने पूछा, मम्मी, मामा को राखी नहीं बांधोगी? मीरा ने उसकी तरफ देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
आज नहीं बेटा। बच्चे को क्या पता था कि उसकी माँ के भीतर उस समय कितना कुछ टूट रहा था। विकास बाहर इंतजार कर रहा था। उसने मीरा का चेहरा देखते ही समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं हुआ। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस बच्चों को बाइक पर बैठाया और मीरा से कहा कि अगर तुम चलना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ पैदल भी चलूंगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ कदम चली और फिर एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखने लगी। उसी घर की बालकनी में कभी वह अपने भाई के साथ पतंग उड़ाया करती थी। उसी आंगन में दोनों ने बारिश में कागज की नाव चलाई थी। उसी दरवाजे पर बैठकर राघव ने उसकी पहली नौकरी की खबर सुनकर उसे मिठाई खिलाई थी। आज उसी दरवाजे से वह राखी बांधे बिना लौट रही थी। रास्ते भर मीरा चुप रही। घर पहुंचकर उसने राखी का पैकेट अलमारी में रख दिया। मिठाई का डिब्बा उसने अपने बच्चों को बांट दिया, मगर कुछ एक टुकड़ा भी नहीं खाया। विकास ने शाम को उससे पूछा कि क्या हुआ था। मीरा ने सारी बात बता दी। विकास कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने जो किया वह गलत था, लेकिन शायद वह भी बहुत दबाव में है। मीरा ने तुरंत कहा, मैं उसके दबाव को समझ सकती हूँ, लेकिन क्या वह मुझे समझने की कोशिश नहीं कर सकता था। विकास के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि पत्नी के लिए भाई का यह व्यवहार सिर्फ आज का अपमान नहीं था, या उस भरोसे पर चोट थी जो उसने बचपन से अपने भाई पर रखा था। उसी रात मीरा ने माँ को फ़ोन किया। कमला ने फ़ोन उठाया तो उनकी आवाज़ भारी थी। उन्होंने कहा, बेटी राघव से नाराज़ मत होना, उसके सिर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मीरा ने पूछा, माँ क्या आपने मुझसे सब कहने को कहा था? कमला चुप रही। मीरा ने समझ लिया कि बात सिर्फ राघव और नेहा के बीच की नहीं, घर में पिछले कुछ महीनों से कुछ और चल रहा था। अगले दिन कमला ने मीरा को फ़ोन करके एक ऐसी बात बताई जिसने उसे और परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के खर्च के लिए राघव ने एक निजी उधार लिया था और उसकी किस्तें समय पर नहीं जा रही थी। मीरा ने पूछा, कितना? कमला ने रकम बताई तो मीरा कुछ पल के लिए शांत हो गई। रकम इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी जिंदगी बदल जाती, लेकिन इतनी जरूरत थी कि राघव की मासिक आय पर उसका असर पड़ रहा था। मीरा को अचानक एहसास हुआ कि भाई की चुप्पी के पीछे वास्तविक आर्थिक परेशानी थी। उसे अपने व्यवहार पर भी थोड़ी शर्म महसूस हुई कि वह भाई के शब्दों को सिर्फ अपने अपमान के रूप में देखती रही, जबकि शायद भाई खुद अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा था। लेकिन इसके बावजूद वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि राखी जैसे दिन पर उसे इस तरह लौटा दिया गया। कुछ दिनों तक भाई बहन के बीच बात नहीं हुई। कमला दोनों से अलग अलग बात करती और दोनों को समझाने की कोशिश करती। राघव अपनी नौकरी पर जाने लगा। नेहा घर संभालती रही। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता था, लेकिन घर के भीतर एक भारी चुप्पी जमा हो चुकी थी। उधर मीरा भी अपने घर के काम में लग गई। उसने भाई को फोन नहीं किया। वह चाहती थी कि अगर रिश्ते में सचमुच कोई जगह बाकी है तो पहल राघव करे, मगर राघव ने भी फोन नहीं किया। दोनों के बीच सिर्फ एक व्यक्ति लगातार पुल बनाने की कोशिश कर रहा था, कमला। एक शाम कमला अचानक मीरा के घर पहुंची। उनके हाथ में एक पुरानी कपड़े की थैली थी। मीरा ने माँ को बैठाया और पानी दिया। कमला ने थैली खोली तो उसमें कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी लाल कपड़े में बंधी पोटली थी। उन्होंने पोटली मीरा के हाथ में रखकर कहा, यह तुम्हारे पिता ने कई साल पहले मेरे पास रखी थी। मीरा ने पूछा, इसमें क्या है? कमला ने कहा, तुम्हारे पिता की एक पुरानी डायरी और कुछ कागज हैं। उन्होंने कहा था कि जब बच्चों के बीच कभी कोई बड़ा विवाद हो तो यह उन्हें दिखाना। मीरा ने हैरानी से डायरी खोली। उसमें कुछ पन्नों में घर के खर्च, राशन और बच्चों की पढ़ाई का हिसाब था। फिर एक पन्ने पर राघव की कॉलेज फीस का उल्लेख था और अगले पन्ने पर मीरा की शादी के खर्चे का। मीरा पढ़ती गई और उसकी आंखें भरती गई। राम प्रसाद ने अपनी सीमित आमदनी के बावजूद दोनों के लिए जो कुछ बचाया था उसका हिसाब बहुत सावधानी से लिखा था। एक जगह उन्होंने लिखा था कि बच्चे बड़े होकर एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किसी पर बोझ न बने। मीरा उस पंक्ति पर काफी देर तक नजर टिकाए रही। फिर डायरी के बीच से एक पुरानी रसीद गिर पड़ी। वह रसीद देखकर मीरा के चेहरे का रंग बदल गया। यह उसके विवाह के समय की थी। रसीद के पीछे राम प्रसाद ने अपने हाथ से कुछ लिखा था। मीरा ने पढ़ना शुरू किया तो उसकी सांस अटक गई। उसमें लिखा था कि मीरा की शादी के लिए घर की थोड़ी सी जमीन गिरवी रखी गई थी और उस रकम का एक हिस्सा अभी तक वापस नहीं हुआ था। मीरा ने माँ की ओर देखा और पूछा, माँ यह जमीन? कमला ने कहा, वही जमीन जो
तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी के बाद राघव के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि बेटा घर संभालेगा। मीरा चौंक गई। उसने पूछा, तो राघव को यह सब पता है? कमला ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पूरी बात शायद उसे भी नहीं पता। मीरा ने पूछा, पूरी बात क्या? कमला ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी के समय जो कर्ज लिया था उसका कुछ हिस्सा राघव ने बाद में चुकाया, लेकिन एक पुरानी हिसाब अभी भी बाकी है। तुम्हारे पिता ने कुछ पैसे तुम्हारी ससुराल की मदद के लिए भी दिए थे, क्योंकि उस समय तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब थी। राघव को लगा कि वह पैसा वापस नहीं आएगा। शायद उसी वजह से उसके मन में यह बैठ गया कि वह हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाता रहेगा। मीरा को यह सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, माँ, अगर भैया को यह सब बुरा लगता था तो उसने कभी मुझसे क्यों नहीं कहा? कमला ने कहा, क्योंकि वह तेरा भाई था। उसने सोचा था कि बहन से हिसाब नहीं किया जाता। लेकिन बेटा, जब आदमी खुद मुश्किल में होता है तो पुराने हिसाब मन में लौट आते हैं। मीरा उस रात बहुत देर तक सो न सकी। उसने राघव के बारे में सोचा। उसे अपने भाई की कई पुरानी बातें याद आने लगी। बचपन में जब उसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं होते थे तो राघव अपनी किताबें बेचने की बात करता था। शादी के बाद जब मीरा को पहली बार गर्भावस्था में परेशानी हुई तो राघव ही उसे अस्पताल लेकर गया था, लेकिन उसी के भाई ने अब उसकी राखी ठुकरा दी थी। क्या इतने वर्षों का रिश्ता एक खराब दौर में इतना कमजोर हो सकता था, या फिर दोनों भाई बहन के बीच लंबे समय से ऐसी बातें जमा होती रही थी जिन्हें कभी खुलकर कहा ही नहीं गया? अगली सुबह मीरा ने तय किया कि वह राघव से बात करेगी। उसने फोन मिलाया, लेकिन राघव ने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा फोन नहीं किया। उसी दोपहर राघव के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाला बैंक का कर्मचारी था। उसने बताया कि राघव के नाम पर जिस ऋण की किस्तें चल रही थी उसमें पिछले कुछ समय से भुगतान की समस्या आ रही है, और अगर रकम समय पर जमा नहीं हुई तो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बैंक कर्मचारी से समय मांगा। फोन रखते ही उसने नेहा को बताया। नेहा घबरा गई। घर में पहले से आर्थिक तनाव था और अब यह नया संकट सामने आ गया था। राघव ने उसी शाम अपनी अलमारी खोली और पुराने कागज निकालने लगा। उसे एक फाइल में जमीन के कागज मिले। उन कागजों के साथ पिता की लिखावट में एक छोटा सा नोट भी था। उसने नोट पढ़ा तो काफी देर तक उसके हाथ में पकड़े रहा। उसमें लिखा था कि ये घर और जमीन दोनों बच्चों की है। राघव बड़ा है, इसलिए जिम्मेदारी उसके नाम है। मालिकाना हक उसके अकेले का नहीं। राघव को पहली बार समझ आया कि जिस जमीन को वह वर्षों से अपनी जिम्मेदारी मानता आया था उसमें मीरा का भी अधिकार था। मगर वह इस बात से ज्यादा परेशान उस नोट की आखिरी पंक्ति देखकर हुआ जिसमें पिता ने लिखा था कि राघव कभी अपनी बहन से यह मत कहना कि उसने तेरा कुछ लिया है। जो उसके हिस्से का है वह उसका है। राघव कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने रक्षाबंधन का दृश्य घूम गया। मीरा के हाथ में राखी, उसके बच्चों की मासूमियत, माँ की आंखों के आंसू और अपनी इस बार राखी मत बांध। पहली बार उसे लगा कि उसने बहन को सिर्फ राखी बांधने से नहीं रोका था, उसने अपने ही हाथों से उस भरोसे को चोट पहुंचाई थी जिसे बनाने में वर्षों लगे थे। लेकिन उसी रात एक और समस्या सामने आ गई। नेहा को पता चला कि घर की जमीन के कागजों में मीरा का नाम भी दर्ज था। उसे राघव से पूछा, अगर यह बात मीरा को पता चल गई तो? राघव ने कहा, उसे पता होना चाहिए। नेहा ने चिंता से कहा, लेकिन अगर वह अपना हिस्सा मांग ले तो? राघव ने कुछ नहीं कहा। उसके सामने पिता का चेहरा था और कानों में उनकी आवाज गूंज रही थी कि बहन से उसका हक मत छीनना। उधर मीरा भी उसी रात अपने पिता की डायरी के बाकी पन्ने पढ़ रही थी। एक पन्ने के नीचे उसे एक तारीख और एक नाम लिखा मिला। वह नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह नाम उसी व्यक्ति का था जिसने वर्षों पहले उसके विवाह के समय परिवार की आर्थिक मदद की थी और जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वह सिर्फ एक परिचित था। डायरी में लिखा था कि उस व्यक्ति से लिया गया पैसा अभी तक वापस नहीं किया गया था और उसकी वजह से परिवार पर एक पुराना दबाव बना हुआ था। मीरा को समझ नहीं आया कि यह बात उसके भाई की आज की परेशानी से कैसे जुड़ी है। उसने उसी समय माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कमला ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद मीरा ने राघव का फोन आया। वाली बात मीरा ने ज्यादा जरूरी फोन उठाया। राघव ने लंबी सांस लेकर कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई। मुझे लगता है कि हम दोनों को वह सच जानना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ जो पापा जरूरी बात कर ले गए। मीरा का दिल
तेज धड़कने लगा। राघव ने कहा, कल सुबह माँ के घर आ जाना, लेकिन अकेली। मुझे लगता है कि पापा की डायरी में जो लिखा है वह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मीरा ने फोन काटने से पहले सिर्फ इतना कहा, ठीक है भैया, लेकिन इस बार मैं कोई बात अधूरी नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह दोनों भाई बहन आमने सामने बैठने वाले थे और उनके बीच सिर्फ राखी का अपमान नहीं बल्कि वर्षों से दबा हुआ एक ऐसा पारिवारिक सच था जिसके सामने आने के बाद दोनों को तय करना था कि वे अपने पिता की आखिरी इच्छा निभाएंगे या अपने अपने हिस्से की चोट लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अगली सुबह मीरा जब अपने मायके पहुंची तो गली वही घर को लेकर जो वही अपनापन कभी दरवाजे पर लगा पुराना नाम वह अब सावधानी में वैसा ही बदल चुका था। वह दरवाजे के बाहर कुछ क्षण खड़ी रही और फिर धीरे से अंदर चली गई। कमला रसोई में थी। उन्होंने बेटी को देखा तो उनकी आंखों में राहत भी थी और चिंता भी। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां राघव पहले से बैठा हुआ था। उसके सामने पिता की पुरानी डायरी, कुछ जमीन के कागज, बैंक की फाइल और एक पुराना लिफाफा रखा था। मीरा कुर्सी पर बैठ गई और बिना किसी भूमिका के बोली, भैया, जो बात कहनी है साफ साफ कहो। मैं अब किसी अधूरी बात के साथ वापस नहीं जाना चाहती। राघव ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे रात भर जागने के निशान थे। उसने कहा, मीरा, मुझे लगता था कि पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मुझे लगता रहा कि मैं अकेला सब संभाल रहा हूँ और धीरे धीरे उसी सोच ने मेरे अंदर शिकायत भर दी। लेकिन कल जब मैंने पापा की डायरी पढ़ी तो पता चला कि मैंने कई बातें समझे बिना मान ली थी। मीरा चुप रही। राघव ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाया और कहा, यह उस जमीन का कागज है जिसे मैं हमेशा अपना समझता रहा। पापा ने इसे मेरे नाम जिम्मेदारी के लिए करवाया था, लेकिन साथ में एक लिखित घोषणा भी रखी थी कि इस संपत्ति में तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। उन्होंने जानबूझकर यह बात तुमसे छुपाई नहीं थी, बल्कि कहा था कि सही समय आने पर दोनों बच्चों को बता देना। माँ ने सोचा था कि जब तक घर में सब ठीक है संपत्ति की बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन घर में सब ठीक नहीं रहा और हमने छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया। मीरा ने कागज हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। वह कुछ पल तक पढ़ती रही। उसे जमीन के हिस्से से ज्यादा उस कागज के पीछे छिपे पिता की सोच ने प्रभावित किया। राम प्रसाद ने अपने जीवन में जितना कमाया था उसमें से सबसे बड़ी चीज शायद पैसा नहीं बल्कि दोनों बच्चों के बीच बराबरी की भावना थी। मीरा ने कागज वापस करते हुए कहा, भैया, मुझे इस जमीन की जरूरत नहीं पापा है। ने राघव ने तुरंत कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी परेशानी की वजह से तुम्हारे हिस्से को अपना मानने लगा था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मीरा ने भाई की तरफ देखा और बोली, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारा हिस्सा लेने आऊंगी? राघव ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोगी। मुझे डर था कि अगर कभी मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे उस जमीन को बेचना पड़ा तो फिर मैं क्या मेरी करूंगा? नौकरी का बैंक का कुछ कर्ज, आता पापा पता का नहीं। इलाज, घर का इन सब खर्च के के बीच मुझे लगने लगा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसी डर से मैंने हर रिश्ते को खर्च की नज़र से देखना शुरू कर दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, अगर तुमने उस दिन मुझे यही बात बताई होती तो शायद मैं समझ जाती। तुमने मुझे यह क्यों महसूस कराया कि मैं तुम्हारे घर के लिए परेशानी हूँ? राघव ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं खुद अपने आप से हार रहा था। आदमी जब अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाता तो उसे लगता है कि शायद कोई भी उसकी परेशानी समझेगा नहीं। मैं भी उसी गलती में था। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर मीरा ने कहा, मेरी भी गलती थी। मुझे लगा कि तुमने मुझे बदल दिया है। मैंने यह नहीं सोचा कि शायद तुम किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं। राघव ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी। मगर तभी कमला ने वह पुराना लिफाफा उठाया और कहा, अभी एक बात बाकी है। दोनों ने माँ की ओर देखा। कमला ने लिफाफा राघव को दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहन की शादी से पहले लिखा था। उन्होंने इसे किसी को देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब लगता है कि इसे छिपाए रखना ठीक नहीं। राघव ने लिफाफा खोला। उसमें राम प्रसाद की लिखावट में एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि उन्होंने मीरा की शादी के समय अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च किया, लेकिन यह खर्च
सिर्फ समाज की दिखावे की वजह से नहीं था। उस समय मीरा के ससुर की तबीयत खराब थी और उसके ससुराल वालों पर भी राम आर्थिक प्रसाद ने दबाव कुछ था। पैसा इसलिए दिया था ताकि शादी के बाद बेटी को शुरुआती दिनों में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उन्होंने यह भी लिखा था कि अगर कभी वह रकम वापस ना आए तो उसे बेटी के ऊपर कर्ज समझकर मत बैठाना, क्योंकि बेटी को दिया हुआ पैसा हिसाब नहीं होता। लेकिन उसी पत्र के अगले हिस्से में उन्होंने राघव से कहा था कि अगर कभी घर की स्थिति इतनी खराब हो जाए कि वह खुद मुश्किल में पड़ जाए तो अपनी बहन से मदद मांगने में संकोच न करना, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे को देने का नहीं, जरूरत पड़ने पर सहारा लेने का भी होता है। राघव ने पत्र पढ़कर आंखें बंद कर ली। मीरा के आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, पापा ने हम दोनों को समझ लिया था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं समझ पाए। कमला ने कहा, माँ बाप बच्चों को जिंदगी भर नहीं समझा सकते। एक समय ऐसा आता है जब बच्चों को खुद अपने रिश्ते संभालने पड़ते हैं। तुम्हारे पिता यही चाहते थे कि तुम दोनों कभी पैसों को रिश्तों से ऊपर मत आने देना। यह बात सुनकर राघव ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। मीरा कुछ क्षण उसे देखती रही और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में कोई बड़ा संवाद नहीं था, लेकिन दोनों के बीच पिछले कई दिनों से जमा हुआ तनाव जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। राघव ने कहा, मीरा मुझे माफ कर दे। मीरा ने कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, लेकिन राखी वाली बात मेरे दिल में रह गई थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तू चाहे तो आज मेरे हाथ पर राखी बांध दे। मीरा ने सिर हिलाया। आज नहीं भैया। राघव ने चौंक कर पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि राखी किसी गलती को ढकने के लिए नहीं बंधती। पहले जो टूट गया है उसे ठीक होने दो, फिर किसी दिन मैं खुद राखी लेकर आऊंगी। राघव ने उसकी बात स्वीकार कर ली, मगर उसी समय बाहर से आवाज आई। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। वह कुछ देर से उनकी बातचीत सुन रही थी। उसके चेहरे पर अपार बोध था। उसने धीरे से कहा, मीरा मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मीरा ने उसकी ओर देखा। नेहा कमरे में आई और बोली, राघव पर पिछले कुछ महीनों से बहुत दबाव था। मैंने कई बार उसे कहा कि घर की स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने बच्चों की चिंता थी। मुझे डर था कि अगर उसने किसी को पैसा दिया तो हम खुद परेशानी में आ जाएंगे। मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि वह तुम्हें राखी बांधने से रोके, लेकिन मैंने भी कई बार उसकी चिंता को इस तरह कहा कि शायद उसे लगा कि तुम्हारे आने उस से दिन खर्च बढ़ जब तुम जाएगा। आई थी, मैं चाहती थी कि तुमसे सामान्य तरीके से बात करूं, लेकिन मैं खुद तनाव में थी। मैं गलत थी। मीरा ने कुछ नहीं कहा। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी ननद हो, लेकिन सच यह है कि मैंने तुम्हें कई बार सिर्फ राघव की बहन के रूप में देखा, अपनी बहन की तरह नहीं। मीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, भाभी गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। हम सबने अपने अपने डर को सच मान लिया था। उस दिन पहली बार तीनों ने बिना आरोप लगाए एक दूसरे से बात की। उन्होंने तय किया कि पिता की जमीन का फैसला अभी नहीं किया जाएगा। जब तक राघव की आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं होती, वह जमीन नहीं बेची जाएगी। मीरा ने साफ कहा कि उसे अपना हिस्सा अभी नहीं चाहिए, लेकिन कागजों में उसका अधिकार बना रहना चाहिए। राघव ने भी इस बात को स्वीकार किया। बैंक के कर्ज को लेकर मीरा ने सुझाव दिया कि अगर संभव हो तो राघव अपनी कंपनी से वेतन अग्रिम या कर्मचारी ऋण की सुविधा पूछे। विकास ने भी कहा कि वह अपने परिचित से बात करके राघव को दूसरी नौकरी के अवसरों के बारे में बताएगा। यह कोई चमत्कारी समाधान नहीं था, न ही एक दिन में सारी समस्या खत्म होने वाली थी, लेकिन पहली बार समस्या परिवार के सामने आई थी और परिवार एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि समस्या के खिलाफ खड़ा था। कुछ सप्ताह बीते। राघव ने अपनी नौकरी में अतिरिक्त काम लेना शुरू किया। नेहा ने घर के खर्च का नया हिसाब बनाया और अनावश्यक खर्च रोक दिए। मीरा ने भी अपने घर में छोटे स्तर पर कपड़ों की सिलाई और डिजाइनिंग का काम शुरू करने का फैसला किया, ताकि अपनी आमदनी थोड़ी बढ़ा सके। दोनों बहनों जैसी बातें करने लगी। कमला के चेहरे पर भी पहले से ज्यादा शांति दिखाई देने लगी, लेकिन रिश्ते अभी पूरी तरह पुराने रूप में नहीं लौटे थे। राखी वाली घटना दोनों के मन में कहीं न कहीं मौजूद थी। मीरा राघव से पहले जैसी खुलकर बात करने लगी थी, लेकिन कभी कभी अचानक चुप हो जाती थी। राघव यह समझता था, वह जानता था कि कुछ चोटें माफी से ठीक होती हैं, मगर विश्वास को फिर से
बनने में समय लगता है। एक दिन राघव ने मीरा को फ़ोन करके कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। मीरा ने पूछा, कोई खास बात? उसने कहा, हाँ, लेकिन फ़ोन पर नहीं। मीरा अगले दिन उससे मिलने गई। राघव उसे एक छोटी सी दुकान के सामने ले गया। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। सामने किराए का बोर्ड लगा था और अंदर कुछ खाली शेल्फ रखी थी। मीरा ने पूछा, यह क्या है? राघव ने कहा, मैं नौकरी के साथ शाम को यहाँ छोटा सा काम शुरू करना चाहता हूँ। किराना और घरेलू सामान की दुकान है। मैंने बहुत बड़ा निवेश नहीं किया है। अगर नौकरी में फिर कुछ हुआ तो कम से कम घर चलाने का दूसरा रास्ता रहेगा। मीरा खुश हुई। उसने कहा, बहुत अच्छा सोचा है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैंने फैसला अकेले नहीं लिया। नेहा और माँ से बात की। तुमसे भी सलाह लेनी थी। मीरा ने कहा, मुझसे सलाह लेना और मेरी मदद लेना अलग बातें हैं। राघव ने कहा, अब मुझे दोनों में फ़र्क समझ आ गया है, लेकिन ज़िंदगी ने अभी उस परिवार को पूरी तरह राहत नहीं दी थी। दुकान शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद राघव की कंपनी में अचानक कर्मचारियों की संख्या कम करने की खबर आई। कई लोगों की नौकरी जाने लगी। राघव ने मीरा को यह बात नहीं बताई। उसे डर था कि कहीं फिर वही स्थिति न बन जाए। वह दिन में नौकरी और शाम को दुकान संभालने लगा। घर लौटते लौटते रात हो जाती। नेहा भी चिंतित रहने लगी। एक रात राघव बहुत देर से घर आया और उसके हाथ में नौकरी से संबंधित एक पत्र था। उसने उसे मेज पर रखा और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? राघव ने कहा, मेरी नौकरी अगले महीने तक ही है। नेहा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसने पूछा, अब? राघव ने कहा, दुकान है, मगर दोनों जानते थे कि दुकान अभी इतनी आमदनी नहीं दे रही थी कि पूरे परिवार का खर्च चल सके। अगले दिन मीरा को यह बात पता चली। वह सीधे राघव के घर पहुंची। इस बार राघव ने उसे देखकर कोई असहजता नहीं दिखाई। मीरा ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राघव ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे लगे कि मैं फिर मदद मांगने वाला हूँ। मीरा ने कहा, तुम अब भी वही गलती कर रहे हो। मदद मांगना कमजोरी नहीं है और बहन को अपनी परेशानी बताना कोई बोझ नहीं। राघव ने कहा, मुझे डर था कि कहीं इतिहास दोबारा न दोहराया जाए। मीरा ने गंभीरता से कहा, इतिहास दोहराता नहीं, हम उसे दोहराते हैं। अगर हम वही बातें छिपाएंगे, वही गलतफहमियां पालेंगे तो जरूर दोहराएंगी। मीरा ने अपने पति विकास से बात की। विकास ने कहा कि उसके जानने वाले एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर को एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है जो हिसाब और स्टॉक देख सके। काम राघव की पिछली नौकरी जितना बड़ा नहीं था, वेतन भी कम था, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक था। राघव ने पहले मना किया क्योंकि उसे लगा कि यह उसकी क्षमता से नीचे का काम है। मीरा ने कहा, भैया, काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुमने मुझे हमेशा यही सिखाया था। आज मैं तुम्हें वही बात वापस बता रही हूँ। राघव ने कुछ देर बाद नौकरी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसकी स्थिति संभलने लगी। दुकान भी चलती रही। कुछ महीनों बाद परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई, मगर इस पूरी अवधि में एक बात बदल चुकी थी। राघव अब मीरा को सिर्फ अपनी छोटी बहन नहीं समझता था जिसे बचाना है, बल्कि बराबरी का साथी समझने लगा था। मीरा भी भाई से केवल भावनात्मक सुरक्षा की उम्मीद नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने लगे थे। कमला अक्सर दोनों को साथ बैठकर बातें करते देखती तो चुपचाप मुस्कुरा देती। एक दिन राम प्रसाद की बरसी थी। परिवार घर के आंगन में बैठा था। मीरा ने पिता की वही पुरानी डायरी निकाली। उसने उसका एक पन्ना खोलकर राघव को दिया। उसमें पिता ने बच्चों के बचपन के बारे में लिखा था कि एक दिन ये दोनों बड़े हो जाएंगे, शायद अलग अलग घरों में रहेंगे। मेरी इच्छा है कि इनके बीच दूरी कभी इतनी न हो कि एक दूसरे के दुख की खबर किसी तीसरे से मिले। यह पढ़ते पढ़ते दोनों भाई बहन की आंखें भर आई। राघव ने कहा, हमने पापा की बात देर से समझी। मीरा ने कहा, लेकिन समझ ली, यही बड़ी बात है। उस समझाते समय राघव ने मीरा को दरवाजे तक छोड़ा। उसने कहा, अगली राखी पर तू सबसे पहले मेरे घर आएगी। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर भाभी ने दरवाजा खोल दिया तो? दोनों हंस पड़े। नेहा ने पीछे से आवाज लगाई, दरवाजा मैं नहीं, इस बार राघव खुद खोलेगा। घर में लंबे समय बाद वैसी हंसी सुनाई दी जैसी बचपन में हुआ करती थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसी रात जब मीरा अपने घर लौटी तो उसे एक फोन आया। फोन उसके पिता के पुराने परिचित का था। उसने कहा कि राम प्रसाद के समय लिया गया वह पुराना कर्ज जिसका जिक्र डायरी में था पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।
कुछ पुराने दस्तावेज उसके पास थे और उनमें एक ऐसी बात लिखी थी जिसके बारे में परिवार को आज तक पता नहीं था। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने वह पैसा अपने लिए नहीं लिया था, उन्होंने किसी और की मदद करने के लिए लिया था। मीरा कुछ क्षण तक फोन कान से लगाए खड़ी रही। उसने पूछा, किसकी मदद करने के लिए? उधर से जवाब आया, तुम्हारे भाई राघव की। मीरा के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसे अचानक समझ आया कि उसके पिता की डायरी में छुपे हुए कुछ पन्ने अभी पढ़े ही नहीं गए थे और उन पन्नों में शायद उस राखी की असली वजह छिपी थी, जिसने वर्षों पहले भाई बहन के बीच एक ऐसी दूरी पैदा कर दी थी जिसका दर्द दोनों ने अलग अलग तरीके से झेला था। मीरा के हाथ में फोन कांप रहा था। सामने मेज पर पिता की पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसकी आंखें उसी पन्ने पर टिक गई थी जहां राम प्रसाद ने कई साल पहले कुछ अधूरी बातें लिखी थी। दूसरी तरफ फोन पर पिता के पुराने परिचित महेश जी लगातार बोल रहे थे, लेकिन मीरा को उनकी आधी बातें ही सुनाई दे रही थी। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आप कह रहे हैं कि पापा ने राघव भैया के लिए कर्ज लिया था? महेश जी ने कहा, हाँ बेटी, बहुत साल पहले जब राघव कॉलेज में था तब उसकी फीस और हॉस्टल का खर्च अचानक बढ़ गया था। तुम्हारे पिता चाहते थे कि लड़का पढ़ाई बीच में छोड़कर नौकरी न करने लगे। उन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। बाद में राघव ने नौकरी लगने के बाद धीरे धीरे वह रकम लौटाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिता ने उससे पूरी रकम लेने से मना कर दिया है। उनका कहना था कि बेटा अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, वह पैसा बाद में लौटा देगा। फिर तुम्हारी शादी का समय आ गया, खर्च बढ़ गया और वही हिसाब कई साल तक चलता रहा। मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पूछा, लेकिन पापा ने डायरी में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? महेश जी ने कहा, किया था बेटी, लेकिन शायद वह पन्ना तुम्हें नहीं मिला। उन्होंने लिखा था कि राघव को कभी यह महसूस मत होने देना कि उसकी पढ़ाई के कारण बहन के हिस्से में कमी आई है। और तुम्हारी शादी के समय उन्होंने जो जमीन गिरवी रखी थी उसमें से कुछ रकम वास्तव में उसी पुराने कर्ज को बंद करने में चली गई थी। तुम्हारे पिता ने दोनों बच्चों के लिए जो किया उससे उन्होंने कभी हिसाब नहीं रखा। फोन कटने के बाद मीरा काफी देर तक उसी जगह बैठी रही। उसके मन में जैसे पिछले कई महीनों की सारी घटनाएं एक साथ घूमने लगी। उसे याद आया कि राघव हमेशा कहता था कि पिता ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए घर की जिम्मेदारी उसकी है। उसे यह भी याद आया कि पिता की बीमारी के दौरान राघव ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी थी, अतिरिक्त काम किया था और कई रातें अस्पताल में जाकर बिताई थी। लेकिन मीरा ने कभी यह नहीं पूछा था कि उसके भाई के मन में जिम्मेदारी का इतना भारी बोझ कहाँ से आया। उसे अब समझ आ रहा था कि राघव केवल वर्तमान की परेशानियों से नहीं लड़ रहा था, वह वर्षों पुराने एक ऐसे एहसास से भी जूझ रहा था जिसमें उसे लगता रहा कि पिता ने उसके लिए जो किया उसका बदला उसे पूरी जिंदगी परिवार की जिम्मेदारी उठाकर चुकाना है। शायद इसी कारण जब उसके सामने अस्पताल का खर्च, बैंक की किस्त और घर की जरूरतें आई तो उसने अपनी बहन को भी उसी जिम्मेदारी के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगली सुबह मीरा बिना किसी को बताए अपने मायके चली गई। राघव दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। उसने बहन को अचानक सामने देखा तो हैरान रह गया। मीरा ने कहा, भैया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। राघव ने अंदर बुलाया। मीरा ने पिता की डायरी उसके सामने रख दी और कहा, क्या तुम्हें पता था कि पापा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, थोड़ा बहुत पता था लेकिन पूरी बात नहीं। मीरा ने पूछा, और यह कि पापा ने तुम्हारे लिए जमीन गिरवी रखी थी? राघव ने सिर झुका लिया। हाँ, इतना पता था, लेकिन पापा ने हमेशा कहा था कि वह जमीन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अकेली संपत्ति नहीं। मीरा ने कहा, तुमने कभी मुझसे यह बात क्यों नहीं कही? राघव ने धीमे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुझे पता चला तो तू अपने हिस्से की बात करेगी। मीरा कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, और अगर मैं करती भी तो क्या गलत करती? वह मेरा भी हिस्सा था। लेकिन क्या मैंने कभी किया? मैंने तो तुम्हारे घर में कदम रखते हुए भी यह सोचा कि माँ बाप की चीजें भाई बहन के बीच हिसाब नहीं बननी चाहिए। तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? राघव की आंख भर आई। उसने कहा, मैंने तेरे बारे में नहीं, अपनी हालत के बारे में सोचा था। जब आदमी आर्थिक परेशानियों में होता है तो उसे हर चीज खतरे जैसी लगने लगती है। मुझे लगता था कि अगर जमीन का मामला उठा तो मैं बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा।
फिर पापा की बीमारी ने मुझे और डरा दिया। मैंने डर को जिम्मेदारी समझ लिया और जिम्मेदारी को अधिकार। यही मेरी गलती थी। मीरा ने भाई की बात सुनी और फिर बहुत साफ स्वर में कहा, भैया, उस दिन तुमने मेरी राखी ठुकराई थी। उस दिन मुझे लगा था कि शायद तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने मुझे नहीं, अपनी परेशानियों को अपने सामने खड़ा कर लिया था। फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, परेशानी चाहे कितनी बड़ी हो, अपने आदमी को दुश्मन समझकर उससे लड़ना सबसे बड़ी हार होती है। राघव ने सिर उठाया। मीरा ने आगे कहा, तुमने मुझे उस दिन घर से नहीं निकाला था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत दूर कर दिया था। मैं कई रात सोचती रही कि आखिर भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर कैसे हो गया। अब समझ आया कि हम दोनों ने अपनी अपनी तकलीफें एक दूसरे से छिपाकर उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि छोटी सी गलतफहमी दीवार बन गई। राघव ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ भर गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मीरा, मुझे सच में बहुत शर्म आती है। उसी समय नेहा भी कमरे में आ गई। उसने दोनों को देखा और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मीरा ने उसकी तरफ देखा। नेहा ने कहा, राघव ने जिस तरह उस दिन तुमसे बात की, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं है। मैं भी उसके डर को बढ़ाती रही। मुझे लगता था कि अगर उसने अपनी बहन की मदद की तो हमारे बच्चों के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। मैं हर महीने खर्च का हिसाब देखकर घबरा जाती थी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारी तरफ भी शायद अपनी परेशानियां होंगी। मैंने तुम्हें हमेशा ऐसे देखा जैसे तुम अपने भाई से कुछ लेने आओगी, जबकि तुम उस दिन सिर्फ राखी लेकर आई थी। मीरा ने नेहा की तरफ देखकर कहा, भाभी, अब उस बात को बार बार याद करके क्या फ़ायदा। हम सब ने गलती की है। आपने डर में सोचा, भैया ने डर में फैसला किया और मैंने चोट में दूरी बना ली। अगर हम तीनों अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ले तो शायद रिश्ता फिर से बच सकता है। नेहा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे बहन मानोगी। मीरा की आंखें भर आई। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आप मुझे सिर्फ ननद नहीं अपनी बहन मानोगी तो मैं आपको भाभी से ज़्यादा अपना मानूंगी। कुछ समय बाद परिवार ने पिता की जमीन के दस्तावेजों को लेकर वकील से सलाह ली। वकील ने स्पष्ट बताया कि राम प्रसाद ने जिस हिस्से को दोनों बच्चों के नाम बराबर रखने की इच्छा लिखी थी, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मीरा ने साफ कहा कि वह अभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, लेकिन कागजों में उसका अधिकार स्पष्ट होना चाहिए। राघव ने भी बिना किसी बहस के सहमति दी। उसने कहा, यह जमीन मेरे लिए अब सिर्फ जमीन नहीं है, यह पापा की आखिरी सीख है। अगर मैं इसे लेकर अपनी बहन से लड़ गया तो फिर मेरे पास पापा की छोड़ी हुई सबसे बड़ी चीज़, उनका भरोसा, कुछ भी नहीं बचेगा। मीरा ने उसी समय कहा, और मैं भी अपना अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगी कि हमें भविष्य में फिर कोई गलतफहमी हो। हम अधिकार रखेंगे, लेकिन रिश्ते को उसके नीचे नहीं दबने देंगे। दोनों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और पहली बार संपत्ति का फैसला बिना किसी करवाहट के हुआ। समय बीतता गया। राघव की छोटी दुकान धीरे धीरे चल निकली। वह सुबह मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर की नौकरी करता और शाम को अपनी दुकान संभालता। नेहा ने भी घर में सिलाई का छोटा सा काम शुरू कर दिया। मीरा ने अपने घर में कपड़ों की सिलाई और डिजाइनिंग बढ़ा दी। विकास ने भी अपने काम में बदलाव किया। किसी के पास अचानक बहुत पैसा नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन परिवार की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव जरूर आया। अब वे अपनी परेशानियों को छिपाते नहीं थे। महीने के खर्च का हिसाब बैठता तो सब मिलकर देखते। किसी को ज़रूरत होती तो सीधे बोलता, किसी के पास ज़्यादा होता तो बिना एहसान जताए मदद कर देता। राघव ने एक दिन मजाक में कहा, अब अगर मीरा मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं पहले पूछूंगा कि कितने चाहिए, यह नहीं पूछूंगा कि क्यों चाहिए। मीरा हंसते हुए बोली, और मैं भी पहले बताऊंगी कि ज़रूरत है या सिर्फ भाई को परेशान करने के लिए आई हूँ। उस हंसी में वह पुराना अपनापन लौटने लगा था, जो कई महीनों से कहीं दबा पड़ा था। लेकिन एक बात अभी बाकी थी, वह राखी जिसे मीरा उस दिन अपने भाई की कलाई पर नहीं बांध पाई थी, अब भी उसके घर की अलमारी में रखी थी। कई महीने गुजर चुके थे, अगला रक्षाबंधन आने वाला था। मीरा ने वह पुराना पैकेट निकाला। राखी थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन धागा अब भी सुरक्षित था। उसने उसे हाथ में लेकर देर तक देखा। उसे वह बहुत याद आई जब उसने वही राखी लेकर भाई के घर कदम रखा और कुछ ही मिनटों बाद खाली हाथ लौट आई।
उसने सोचा कि शायद इस राखी को फेंक देना चाहिए, फिर उसे लगा कि नहीं, इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ दुख की याद नहीं होती, वे यह भी याद दिलाती हैं कि एक रिश्ता टूटते टूटते कैसे बचा था। रक्षाबंधन की सुबह मीरा ने अपने बच्चों को तैयार किया। उसने इस बार नई साड़ी पहनी। घर से निकलने से पहले उसने माँ को फ़ोन किया। कमला ने हंसते हुए कहा, आज जल्दी आना, राघव सुबह से ही दरवाजे की तरफ देख रहा है। मीरा ने कहा, इस बार उसे इंतजार नहीं करवाऊंगी। वह बच्चों और विकास के साथ मायके पहुंची। गली में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वह वर्षों पीछे चली गई हो। दरवाजे पर राघव खड़ा था। उसे देखते ही वह आगे आया और बोला, बहुत देर कर दी। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार राखी ठुकराने का डर था, इसलिए सोच रही थी कि पहले पक्का कर लूं। राघव ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई आगे कर दी। उसने कहा, आज अगर तू राखी नहीं बांधेगी ना, तो मैं खुद तेरे घर आकर अपनी कलाई लेकर बैठ जाऊंगा। मीरा की आंखें भर आई। उसने राखी निकाली और भाई की कलाई पर बांध दी। राखी बांधते समय उसने कोई बड़ी मांग नहीं की। उसने बस भाई की कलाई पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे वादा नहीं चाहिए कि तुम हमेशा मेरी हर परेशानी हल करोगे। मुझे बस इतना चाहिए कि जब भी कोई परेशानी आए, हम एक दूसरे से बात करेंगे, चुप रहकर अपने मन में कहानी नहीं बनाएंगे। राघव ने कहा, वादा। फिर उसने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, और मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि किसी भी आर्थिक परेशानी में तुझे अपने से अलग नहीं समझूंगा। नेहा ने पीछे से कहा, और मैं भी। सब हंस पड़े। राखी के बाद राघव ने मीरा को एक छोटा सा डिब्बा दिया। मीरा ने खोला तो उसमें कोई महंगा गहना नहीं था, एक साधारण सी चांदी की पायल थी। राघव ने कहा, बहुत महंगी नहीं है, दुकान की कमाई से धीरे धीरे बचा कर ली है। मुझे पता है कि बचपन में तू पायल पहनने की बहुत जिद करती थी और पापा पैसे न होने की वजह से टाल देते थे। मैंने सोचा इस बार अपनी बहन को वही पुरानी इच्छा पूरी कर दूं। मीरा ने पायल हाथ में ली और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, भैया, इसकी कीमत पैसे से नहीं है। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है, इसे तो खरीदी है। कमला यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उनके लिए उस दिन सबसे बड़ा त्यौहार यही था कि उनके दोनों बच्चे फिर एक दूसरे के साथ बैठे थे। घर में खाना बना, बच्चे आंगन में खेले, नेहा और मीरा रसोई में बातें करती रहीं और राघव विकास के साथ दुकान और काम की चर्चा करता रहा। दोपहर में जब सब खाना खा रहे थे तो मीरा की नज़र पिता की कुर्सी पर पड़ी। वह कुर्सी अब भी बरामदे के कोने में रखी थी। उसने कुछ क्षण उसे देखा और फिर मुस्कुराई। उसे लगा जैसे राम प्रसाद कहीं आसपास ही बैठे हो और अपने दोनों बच्चों को देखकर संतुष्ट हो रहे हो। शाम को मीरा वापस जाने लगी तो राघव उसी दरवाजे तक छोड़ने आया। उसने कहा, मीरा, पिछले साल इसी दरवाजे से तू राखी बांधे बिना गई थी। मीरा ने कहा, हाँ। राघव ने कहा, मैं उस दिन से आज तक उस बात को भूल नहीं पाया। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी नहीं। राघव ने पूछा, फिर आज कैसे माफ़ कर दिया? मीरा ने कहा, क्योंकि अगर रिश्तों में सिर्फ गलतियां याद रखी जाए तो कोई रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता। मुझे तुम्हारी गलती याद है, लेकिन मुझे यह भी याद है कि बचपन में जब मेरे पास स्कूल जाने के लिए छाता नहीं होता था तो तुम खुद भीग कर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। मुझे याद है कि मेरी शादी में तुमने अपनी नई घड़ी तक बेच दी थी क्योंकि कुछ पैसे कम पड़ गए थे। मुझे यह भी याद है कि पापा के अस्पताल में तुम 3 रात सोए नहीं थे। एक दिन की चोट पूरी जिंदगी के प्यार से बड़ी नहीं हो सकती। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस बहन के सिर पर हाथ रखा। मीरा ने गली में कुछ कदम चलकर पीछे देखा। राघव अब भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ हिलाया। मीरा ने भी हाथ उठाया। फिर वह अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई। उसके मन में अब वह सवाल नहीं था कि भाई ने उसकी राखी क्यों ठुकराई थी। उसे जवाब मिल चुका था। राखी ठुकराने के पीछे न तो बहन से नफरत थी, न रिश्ता खत्म करने की इच्छा। उसके पीछे आर्थिक दबाव, वर्षों की अनकही जिम्मेदारियां, गलतफहमियां और सबसे बढ़कर वह डर था जो इंसान को कभी कभी अपने ही लोगों से दूर कर देता है। लेकिन उस परिवार ने यह भी सीख लिया कि रिश्ते सिर्फ त्योहारों पर निभाए जाने वाले रस्मों के नाम नहीं होते। असली रिश्ता तब साबित होता है जब घर में पैसा कम हो, परेशानियां ज़्यादा हो, मन में शिकायतें हो और फिर भी कोई एक कदम आगे बढ़कर कह दे कि चलो पहले बैठकर बात करते हैं। उस दिन के बाद राघव और मीरा के बीच कभी ऐसी दूरी नहीं आई।
दोनों के जीवन में आगे भी परेशानियां आईं। कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, कभी नौकरी में दिक्कत हुई, कभी घर में किसी की तबीयत खराब हुई, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं दोहराई। उन्होंने चुप रहकर एक दूसरे के मन में गलतफहमी पैदा नहीं होने दी। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वह सीधे कह देता, अगर किसी बात से दुख होता तो उसी दिन बात हो जाती। नेहा और मीरा के बीच धीरे धीरे ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें ननद भाभी की औपचारिकता कम और बहनों जैसी सहजता ज़्यादा थी। कमला अक्सर दोनों को फ़ोन पर बातें करते सुनती और कहती कि तुम दोनों की लड़ाई ने मुझे बहुत रुलाया था, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने मुझे उससे ज़्यादा खुशी दी। राम प्रसाद की डायरी आखिर में मीरा ने अपने पास रख ली। उसने उसके आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा वाक्य लिखा, पापा आपकी आखिरी सीख देर से समझी, लेकिन अब इसे कभी नहीं भूलेंगे। उसके नीचे उसने और राघव दोनों ने अपने हस्ताक्षर किए। वह डायरी उनके लिए किसी संपत्ति के कागज से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। जब भी परिवार में कोई बड़ा फैसला होता है, दोनों भाई बहन उस डायरी को निकाल कर देखते और उन्हें याद आता कि माता पिता ने उनके लिए कितना कुछ सहा था, और आखिर में उन्हें उनसे सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वे एक दूसरे का हाथ कभी न छोड़े। और शायद यही उस राखी की सबसे बड़ी जीत थी जिसे एक दिन भाई ने ठुकरा दिया था। उस दिन कलाई पर धागा नहीं बंधा था, लेकिन उसी ठुकराई हुई राखी ने दोनों को यह समझा दिया था कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ राखी बांधने और उपहार देने का नाम नहीं है। यह उस भरोसे का नाम है जिसमें भाई अपनी कमजोरी बहन से छिपाता नहीं, और बहन भाई की परेशानी को अपना अपमान समझने के बजाय उसका दर्द समझने की कोशिश करती है। कभी कभी जिंदगी रिश्तों की परीक्षा बहुत कठोर तरीके से लेती है। कुछ लोग उस परीक्षा में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और कुछ लोग टूटने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटते हैं। राघव और मीरा के रिश्ते ने भी वही दूसरा रास्ता चुना। जिस दरवाजे से एक साल पहले मीरा राखी बांधे बिना आंसू लेकर लौटी थी, उसी दरवाजे पर अगले रक्षाबंधन भाई उसकी राह देख रहा था, कलाई आगे किए हुए, और बहन के आने से पहले ही उसकी आंखों में वही बचपन वाला इंतजार लौट आया था। इस बार किसने राखी नहीं ठुकराई, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि राखी का धागा कलाई पर बंधने से पहले दिल में बंधता है, और अगर दिल में भरोसा बचा हो तो दुनिया की कोई गलतफहमी भाई बहन को हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, कई बार मेरा कंठ बैठ गया है, मैं रोने लगी हूँ, मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।